नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, और लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी का, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने परास्त किया और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करी। तो आइए जानते हैं कि ये मुगल कौन थे, कहाँ से आए थे और भारत में किस प्रकार से वो अपना राज्य कायम करने में सफल हुए। देखिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि भारत में मुगलों का संस्थापक था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो देखिए, पहले बाबर का बैकग्राउंड जानते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, बाबर जो है वो अपने पिता की तरफ से तो तैमूर लंग का वंशज था, पांचवा, और अपनी माता की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था, 14वां। बात समझ रहे हैं? बेसिकली ये मुगल शब्द जो है ये मंगोल से बना है। हमारे यहाँ पर इतिहासकारों ने जब मुगल शब्द को लिखा, मंगोल शब्द को लिखा, तो वो मुगल हो गया। इन्होंने अपने आप को कभी मुगल नहीं कहा था। बात समझ रहे हैं? तो बाबर जो है ये मुगलों की चगताई शाखा से संबंध रखते थे। मंगोलिया की जो है ये चगताई शाखा थी, उससे संबंध थी। इनका राजधानी समरकंद थी। वर्तमान में जो तुर्कमेनिस्तान है वहां पर है ये समरकंद, ट्रांस अक्सियाना, फरगना, ये छोटी छोटी रियासतें थी। तो बाबर के जो पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, वो वहां के शासक हुआ करते थे। बचपन में ही जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो शासन इसे मिला तो सही, परंतु ये उसे होल्ड नहीं कर पाया। कारण था आसपास से होने वाले हमले, इसलिए बाबर को अपनी रियासत छोड़कर जाना पड़ा। परंतु फिर से उसने अपने आप को तैयार किया और एक सेना का संगठन कर कर उसने समरकंद को वापस प्राप्त किया। परंतु वो समरकंद ज्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख पाया, तो उसके बाद उसने काबुल की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। और फाइनली भारत आने से पहले बाबर जो है वो काबुल का शासक था। दिल्ली सल्तनत की जो पंजाब की सीमाएं थी और वहां पर काबुल की जो सीमाएं थी वो आपस में टकराती थी। तो देखिए, 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद तैमूर ने ईरान और तुरान को फिर से संगठित किया। तैमूर का साम्राज्य वोल्गा नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तैमूर के बारे में हमने बात करी थी। 1398 में इसने आक्रमण किया था जब तुगलक वंश का शासक था। एशिया माइनर यानी कि आधुनिक तुर्की, ईरान, ट्रांस अक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब का बहुत बड़ा भाग जो है वो तैमूर ने जीत लिया था। 1404 में जब तैमूर की मृत्यु हो गई तो उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने साम्राज्य का अधिकांश भाग संगठित रखा। ये वही शाहरुख मिर्जा है जिसे वो सैयद वंश का खिज्र खान नियमित रूप से कर बेचता था, अपन ने बात करी थी। इस समय समरकंद और हेरात जो है वो पश्चिम एशिया में संस्कृति के केंद्र बन गए थे। यहां से ये व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, इस वजह से इन शहरों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर बाबर जो देखिए, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता कुतुल निगार खानम थी। अपने पिता की तरफ से वो तैमूर और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। 1483 में फरगना में इसका जन्म हुआ। बाबर के 4 पुत्र थे। यहां पे आप इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे इन काम आएंगे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया। यूसुफजई, ये जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है, यहां पर ये जनजातियां रहती थी, आज भी रहती हैं। तो यूसुफजईयों के विद्रोह को दबाने के लिए बाबर जो है वो काबुल से पंजाब की तरफ आया था। हालांकि वो भारत में आगे आना चाहता था, परंतु काबुल में ही विद्रोह हो गया, इस वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। बाबर के देखिए भारत आगमन का जो कहानी है वो बड़ा दिलचस्प है। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के बारे में बताया था। देखिए, जो लोदी है ये अफगान थे। दिल्ली सल्तनत के इससे पहले वाले जो भी शासक थे वो सब तुर्की मुस्लिम थे। तुर्की और अफगान डिसेंडेंट जो थे, तुर्की और अफगान से आने वाले जो लोग थे, उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। मंगोल बाद में आए थे और मंगोलों ने इस्लाम को बाद में अपनाया था। भारत के अंदर तुर्की और अफगानी मुस्लिम जो थे वो बिल्कुल इस संस्कृति के साथ रच बस गए थे। आप कह सकते हैं वो एक तरीके से भारतीय मुसलमान थे। इस वजह से इस संस्कृति में, समाज में उनकी एक्सेप्टेंस भी थी। परंतु जब मंगोल भारत आए तो मंगोलों की देखिए रेपुटेशन वैसे भी बड़ी बर्बरता वाली, अत्याचारी की थी। जैसे चंगेज खान हुए, तैमूर लंग हुए, इन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण किए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में आप अलाउद्दीन को देखिए। अलाउद्दीन का इतिहास हमने पढ़ा है। अलाउद्दीन ने लगातार मंगोलों को पीछे धकेला। जलालुद्दीन खिलजी के समय बकायदा मंगोलों को हराकर उन्हें दिल्ली में बसाया गया। वहां पर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, उन्हें नए मुसलमान कहा गया। मंगोलपुरी के पास उन्हें बसाया गया, जगह आज भी एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली यहां पर बात यह है कि
आप देखिए दिल्ली सल्तनत का ट्रांसफर, बात समझ रहे हैं, लोदियों से किसको हुआ? मुगलों को हुआ है। अफगानों से ये सत्ता किसके पास गई है? मुगलों के पास गई है। तो ये निश्चित रूप से आगे चलकर लगातार ये जो अफगानी मुस्लिम थे, इन्होंने चैलेंज किया मुगलिया सल्तनत को। यही कारण था कि बाबर को पानीपत का युद्ध जीतने के बाद भी हमेशा यह संशय रहता था कि मेरी सत्ता यहां पर भारत में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। तो देखिए ये इवेंट्स कैसे कैसे हुए बाबर की जिंदगी में, हम उनकी जानकारी लेते हैं। 1494 में बाबर जो है ये फरगना का उत्तराधिकारी बना। इसने उज्बेक शासक शैबानी खान ने बाबर को हरा के समरकंद पर अपना झंडा फहरा दिया। इससे बाबर को काबुल की ओर बढ़ना पड़ा और 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1520-21 में बाबर सिंधु नदी को पार करके आया और सियालकोट तक उसने भेरा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया। हालांकि जैसा मैंने बताया कि काबुल में विद्रोह हो गया तो उसे वापस जाना पड़ा, कंधार वो गया। 1.5 साल के घेरे के बाद उसने वापस से कंधार को जीत लिया। दौलत खां लोदी के पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के दूत बाबर के पास पहुंचे। बेसिकली क्या था, मैंने आपको बताया था, इब्राहिम लोदी का जो चाचा था दौलत खां लोदी और आसफ खां लोदी जो पंजाब के गवर्नर थे, वो अपने भतीजे से बहुत नाराज थे। कारण क्या था? देखिए बहलोल लोदी जो लोदी वंश का दिल्ली में संस्थापक था, उसने उस परंपरा का निर्वाह किया जिसमें वो सरदारों के साथ बैठता था, सरदारों के खड़े होने पर स्वयं खड़ा हो जाता था, एक ही जाजम पर वो बैठते थे। परंतु जब इब्राहिम लोदी शासक बना तो उसने एक राजा और प्रजा के बीच में डिफरेंस करना शुरू कर दिया। उसने ये मैसेज दिया कि आप लोग मेरे सरदार हैं, सहयोगी हैं, आप मेरे से ऊपर नहीं जा सकते। मैं एक तख्त पर बैठता हूं तो आप हमेशा नीचे बैठेंगे, अगर मैं खड़ा होता हूं तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। तो अपने जो एल्डर्स थे, अपने से बड़े लोग जो थे, उसने लगातार उनका अपमान किया। इस वजह से ये लोग उससे नाराज हो गए। यही कारण था कि दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र को बाबर के दरबार में भेजा और उसे कहा कि आप अगर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, तो हम आपको पंजाब से जाने का रास्ता देंगे। क्योंकि पंजाब का गवर्नर कौन था उस समय? यही दौलत खां लोदी तो था। तो बाबर ने इसे एक्सेप्ट किया और बाबर फिर भारत के अंदर घुसा। तो बाबर को भारत आने के निमंत्रण दिया और यह कहा कि क्योंकि इब्राहिम लोदी अत्याचारी है, सरदारों का समर्थन उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अपदस्थ करके बाबर जो है वो दिल्ली सल्तनत को संभाले। ये उसे प्रस्ताव दिया। तो ऐसी स्थिति में बाबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो भारत के अंदर एंटर हुआ। पानीपत के मैदान में 1526 में इब्राहिम लोदी की सेनाएं और बाबर की सेनाएं आमने सामने हुई। वैसे मैंने पानीपत का युद्ध आपको इब्राहिम लोदी वाले चैप्टर में भी बताया है, बट हम फिर से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बाबर की सैनिक संख्या यहां पर कम थी, परंतु बाबर मध्य एशिया से एक युद्ध नीति लेके आया तुलुगनुमा। बाबर भारत की धरती पर तोपों का और बारूद का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है। नो डाउट दिल्ली सल्तनत की जो सेना है उसमें हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ था, परंतु बाबर की सेना टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। ये आप समझिए कि बाबर को बहुत ज्यादा इस युद्ध के अंदर मदद करने वाली थी। ये तुलुगनुमा नीति जो थी, इसका आविष्कारक उज्बेकों को माना जाता है। उज्बेकिस्तान आज की तारीख में एक देश है। अपने विश्वसनीय सिपाहियों के साथ रणभूमि के बीच में राजा जो है वो अपनी सेना को 4 टुकड़ों में बांट देता था। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था तुलुगनुमा नीति क्या था, कि अपनी सेना को टुकड़ों में बांट देना, खास करके लेफ्ट विंग और राइट विंग, ताकि दोनों तरफ से जो है अगली सेना को ये टुकड़ियां ऐसे घेर ले, बीच में लेके आए। अब बीच में क्या होता था, वो बैलगाड़ियां रखते थे और इन बैलगाड़ियों के पीछे इनके तीरंदाज हुआ करते थे और बैलगाड़ियों को रस्सों से बांध दिया जाता था। इनके बीच में थोड़ी सी जगह रखी जाती थी ताकि क्या है, एक या 2 घुड़सवार इससे निकल सके और वापस आ सके। ऐसी स्थिति में सामने वाली सेना जैसे जैसे पास में आएंगी, ये तीरंदाज तीरों की वर्षा करके लगातार इनको घायल करते रहेंगे। इन्हीं बैलगाड़ियों के आगे इन्होंने तोपें लगा रखी थी ताकि लगातार ये तोपों का हमला करके सामने वाली सेना के जो हाथी हैं खास करके उनको पैनिक कर सके। तो आप देखिए पहली 2 टुकड़ी आगे की ओर बादशाह के दाहिने और बाएं छोर की ओर तथा अन्य 2 टुकड़ियां पीछे की ओर रहती थी। सबसे आगे की पंक्ति में ढेर सारी बैलगाड़ियां रखते थे, चमड़े के रस्सों से उन्हें आपस में बांध दिया जाता था। उनके बीच इतनी जगह छोड़ी जाती थी कि 2 घुड़सवार सैनिक एक साथ निकल सके। बैलगाड़ियों की मजबूत रक्षा पंक्ति के पीछे तोपखाना और धनुष बाण के माहिर निशानेबाज तैनात होते थे। देखिए मध्य एशिया के तीरंदाज बहुत फेमस थे।
खास करके आप चंगेज खान को अगर देखें, चंगेज खान इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया, उसका प्रमुख कारण था उसके तीरंदाज और मंगोलिया के घुड़सवार। इन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि इसके दम पर ये मंगोलिया के घास के मैदानों से उठकर एक तरफ आप पूर्व में देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर तक चले गए और पश्चिम के अंदर ये वोल्गा नदी तक और काले सागर तक चले गए। बेसिकली ये बहुत लंबा एम्पायर है। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को आप देखिए ये लोग कवर कर लेते हैं। बाबर ने भी अपने इस पूर्वजों की नीति से सीख लेते हुए युद्ध के अंदर इन चीजों का प्रयोग किया। बाबर ने दो अच्छे निशानेबाज तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं भी प्राप्त करी। बाकायदा उसने प्रोफेशनल आप कह सकते हैं तोप चलाने वाले लोगों को अपने साथ रखा जो अपने हुनर में माहिर थे। प्रारंभिक धक्कों के बावजूद इब्राहिम की सेना वीरता से लड़ी। इब्राहिम की सेना के 5000 से 6000 सैनिकों के साथ वो अंत तक संघर्ष करता रहा, ये जानते हुए भी कि युद्ध में उसकी हार निश्चित है, परंतु वो युद्ध भूमि छोड़कर भागा नहीं। और बाबर ने इस बारे में कि आप देखिए उसने लिखा है अपने इस अपोनेंट के बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कि हार निश्चित होने के बाद भी इब्राहिम लोदी एक वीर के रूप में मेरे सामने लड़ा है, वो पीठ दिखाकर भागा नहीं। अनुमान है कि इब्राहिम के अतिरिक्त इसमें 15,000 से अधिक सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। इसके बाद पानीपत का युद्ध जब बाबर जीत गया तो इस जीत की खुशी में उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इस वजह से बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का आपको बताया था लाख बख्श की उपाधि, तो यहां पर कलंदर की उपाधि एक और व्यक्ति को मिलती है दान पुण्य के कारण। वो किसको मिली है? बाबर को। तो देखिए पानीपत का युद्ध बाबर जीतने के बाद एक तरह से दिल्ली सल्तनत तक तो पहुंच गया था, परंतु अभी भी उसका राज्य स्थायी नहीं था, क्योंकि बाबर के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह की। मेवाड़ राजवंश के थे। बाबर ने इनके बारे में भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हिंदुओं के ये सबसे बड़े शासक थे और इन्हें हराना उस समय के किसी भी राजा के लिए लगभग नामुमकिन था। परंतु बाबर ने इनके खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। हालांकि इस खानवा के युद्ध से पहले कुछ जो छोटी झड़पें हुई, खास करके भरतपुर के आसपास में जो युद्ध हुए, इन छोटे युद्धों के अंदर राणा सांगा ने बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया था, परंतु निर्णायक युद्ध के अंदर खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई। तो राजपूतों से मिलने वाली चुनौती जो थी वो समाप्त हो गई। कारण क्या है? राणा सांगा जो है राजपूताना के राजपूतों को एकत्रित कर लाए थे बाबर की सेना के खिलाफ, परंतु जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वापस कोई भी राजपूत शासक जो है वो एक संगठित रूप में एक सेना का गठन नहीं कर सका। लगभग सभी राजपूत शासक अपने अपने राज्यों की चिंता लेकर बैठ गए और उन्होंने इसके बाद बाबर का विरोध नहीं किया। बाबर ने 1528 में मेदिनी राय को पराजित किया चंदेरी के युद्ध में। मेदिनी राय जो है ये भी एक राजपूत सरदार था जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। घाघरा का युद्ध देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात बोली थी कि भारत में रहने वाले तुर्की और अफगानी मुस्लिम और दूसरा पक्ष कौन सा है? मुगलिया या मंगोल मुस्लिम। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का हस्तांतरण अफगानों से होता है, किसको? मुगलों को। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि अफगानी पठान जो थे इन्होंने अपना शासन वापस प्राप्त करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, जिसमें भारत भर में जहां जहां पर भी अफगान सरदार थे वो संगठित होकर आए, परंतु बाबर ने इस पूरे संगठन को इस घाघरा के युद्ध में हरा दिया। तो आप देखिए बाबर ने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराया, राजपूताना के राणा सांगा को हराया और इस घाघरा के युद्ध के अंदर उसने अफगानों के पठानों की सेना को हरा दिया। इसमें शेरशाह सूरी भी लड़ा था। हालांकि शेरशाह सूरी जो है खानवा के युद्ध में बाबर के पक्ष में था, परंतु घाघरा के युद्ध में वो बाबर के विपक्ष में था। फाइनली देखिए बाबर की मृत्यु मात्र 48 साल की उम्र में 1530 में हो गई। इसे आरामबाग आगरा में ही दफना दिया गया, परंतु अकबर जो कि बाबर का पोता था उसने आगरा से काबुल में बाबर का मकबरा स्थानांतरित करवाया। तो वर्तमान में बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह दो ऐसे और मुगल बादशाह हुए हैं जिनकी कब्रें भारत से बाहर है। बाबर का काबुल में, जहांगीर का कहां पर? लाहौर में, और मुगल बादशाह का रंगून म्यांमार में। तो ऐसे 3 मुगल बादशाह हैं जिनकी कब्रें भारत से बाहर है। बाबर ने मुबाइया नामक एक पद्य शैली लिखने की एक शैली का विकास किया। इस मुबाइया शैली में ही इसने अपनी
आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा लिखी है। जरूर जरूर याद रखना आप इस फैक्ट को। कारण क्या है, बाबर की आत्मकथा मुगल काल का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में। इसके बाद आप जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना मुगल काल के अंदर, वो सब फारसी भाषा में मिलेंगे। एक और पॉइंट याद रखना, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दोनों मुगल सल्तनत दोनों की ही राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। बात समझ रहे? उर्दू वगैरह तो बहुत बाद में आई है। आगे देखिए, हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं आगे चलकर बाबर के बाद में वही शासक बना। हालांकि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, संघर्ष से बचने के लिए बाबर ने हुमायूं से कहा था कि राज्य को अपने भाइयों में बांट दो ताकि संघर्ष ना हो। हुमायूं ने वैसा ही किया और अपने इस पूरे राज्य को उसने अपने 4 भाइयों में बांट दिया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल भी कहा जाता है। थोड़ी चर्चा करें। हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से 1508 में काबुल में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ही उसे बदख्शां, अफगानिस्तान में है, उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। भारत के सभी अभियानों में, जिसमें बाबर के साथ ये हुमायूं भी भारत आया था। 26 दिसंबर 1520 को बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। उत्तराधिकार देने के साथ ही बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश दिया था। अतः उसने अपने भाई अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी दे दी। अपने राज्य का इसने बंटवारा कर दिया। फिर देखिए, हुमायूं के सैन्य अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण अभियान था कलिंजर। देखिए, हुमायूं जैसे ही शासक बना, यंग था, तो उसने अगले ही वर्ष से भारत के जो बाकी प्रदेश थे उनको जीतने का अभियान शुरू कर दिया। पहला आक्रमण उसने किया कलिंजर पर। कलिंजर पर आक्रमण के समय इसे सूचना मिली कि अफगान सरदार महमूद लोदी, जो कि घाघरा के युद्ध के अंदर अफगानों को संगठित करके लाया था, वो बिहार के जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। अतः कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से उसने किले को छोड़ने के लिए धन मांगा और कलिंजर अभियान वहीं छोड़कर वो पहले महमूद लोदी को दबाने के लिए चल पड़ा। महमूद लोदी से इसका युद्ध हुआ दोहरिया नामक स्थान पर। इसमें महमूद लोदी की पराजय हुई और अफगान सेना इसके बाद वापस संगठित नहीं हो पाई। महमूद लोदी के पराजित होती अफगान सेना बिखर गई। इसके बाद इसने चुनार के किले पर घेरा डाला। उस समय यह किला अफगान सेनानायक शेर खान के पास था। शेर खान को यह किला जो है, यहाँ पर यहाँ की एक ताज मलिका थी, विधवा स्त्री थी, चुनार के किलेदार की वो पत्नी थी, उससे विवाह कर लिया था शेर खान ने, इसलिए उसे मिला था। ये शेर खान वाले चैप्टर में और डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी हमें पढ़ना है। तो आप ये ध्यान रखें कि हुमायूं और शेर खान की सबसे पहली बार जो टक्कर होती है वो यहां पर होती है। हालांकि बाबर, हुमायूं और शेरशाह पहले से परिचित थे। यह भी कहा जाता है कि बाबर ने हुमायूं को शेर खान के रूप में एग्जाम्पल दिया था कि तुम इसकी तरह बनो, पता नहीं कल अगर ये इसकी तरह नहीं बनोगे तो ये राज्य तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और वही हुआ। आगे चलकर शेर खान ने हुमायूं से राज्य छीन लिया। तो देखिए, चुनार के किले पर जब पहली बार घेरा डाला तो शेर खान कमजोर था, उसने यहां पर समझौता करना उचित समझा और उसने लगातार किले को घेरे रखने के बाद शेर खान हुमायूं में समझौता हो गया। शेर खान ने धन देकर अपनी जान छुड़ाई, हुमायूं भी धन लेकर आगे बढ़ गया। इसके बाद गुजरात के बहादुर शाह से इसने युद्ध किया। सारंगपुर में इसने बहादुर शाह को हराया। इसके बाद बहादुर शाह पराजित होकर मांडू भाग गया। हुमायूं द्वारा मांडू एवं चंपानेर पर विजय के बाद गुजरात और मालवा पर भी इसका अधिकार हो गया। ये वही बहादुर शाह है जिसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। उस समय राणा सांगा की विधवा कर्मावती वहां पर थी। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, पर हुमायूं यहां आ नहीं सका। कारण था, बहादुर शाह ने हुमायूं से कह दिया था कि ये हमारा युद्ध काफिरों के खिलाफ जिहाद है, तो आप इसमें इंटरफेयर ना करें तो ठीक रहेगा। तो हुमायूं चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाया था, परंतु इसके बाद में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया और उससे इसके राज्य छीन लिए। हालांकि रानी कर्मावती को जो है जौहर करना पड़ा था। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर घेरा डाला, पर जो मैंने आपको बात बताई, विक्रमाजीत की मां ने, कर्णावती ने इस हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि बहादुर शाह के एक काफिर राज्य की सहायता न करने के निवेदन को हुमायूं द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर देखिए, शेर शाह से संघर्ष, जो अभी हम चुनार वाला पढ़ रहे थे।
देखिए 1537 के अक्टूबर महीना में हुमायूं ने पुनः चुनार पर घेरा डाला। इसका कारण था कि उसको ऐसी खबरें थी कि ये शेरशाह जो है वो अफगान सेना को वापस संगठित कर रहा है। शेर खां के पुत्र कुतुब खान ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार नहीं करने दिया। अंततः हुमायूं ने कूटनीति एवं तोप खाने का प्रयोग कर किले पर कब्जा कर लिया। इन 6 महीनों के दौरान शेर खान ने बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त करी और गौड़ के अधिकांश खजाने को उसने रोहतास के किले में जमा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे शेर खान ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि हुमायूं को एक जगह रोक के रखा जाए, बदले में वो प्रदेश जो हुमायूं ने जीतकर छोड़ दिए हैं बहुत ही कम सेना में, वहां पर जाकर कब्जा कर लिया जाए। तो वो प्रदेश जो हुमायूं जीता था वापस उन पर शेर खां हमला करता और वहां से खजाना लूटकर वो रोहतास के किले में अपना स्थिति मजबूत करने लगा। जबकि हुमायूं जो है उसने चुनार पर कब्जा करने के लिए लंबे समय तक घेरा डाला और बहुत समय बर्बाद कर दिया। आगे देखिए, जब उसको लगा शेर खान को कि अब मैं मजबूत स्थिति में हूं, अब मैं शेर खान से लड़ सकता हूं, तब उसने चौसा के मैदान में जो है हुमायूं की सेना को चैलेंज किया और चौसा के मैदान में हुमायूं ने शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को यहां से भागना पड़ा। आप देखिए 1539 में हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के बीच में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण यह युद्ध हार गया। मुगल सेना की इस युद्ध में काफी तबाही हुई। हुमायूं को भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी को पार करना पड़ा। देखिए बाबर बहुत अच्छा तैराक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अब गंगा नदी को छोड़कर अपने मार्ग में जितनी नदी आई सभी को तैरकर पार किया है। हुमायूं आप देखिए उसको तैरना भी नहीं आता था। हुमायूं आप समझिए कि वो बहुत ज्यादा जो है पढ़ा लिखा इंसान था, ज्यादातर उसकी रुचि इसमें थी। वो इस बाबर की तरह जो है अपने शरीर को मजबूत करना, सैन्य अभियानों में जाना, इसमें ज्यादा यकीन नहीं रखता था। आप समझिए कुछ ये कारण भी रहे हुमायूं के कैरेक्टर की, ये दुर्बलता थी, इस वजह से उसे इतना संघर्ष करना पड़ा। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण करी और अपने नाम से सिक्के ढलवाने का आदेश दिया। हालांकि उसे पता था कि अभी भी हुमायूं एक बार फिर से पलटवार जरूर करेगा। हुमायूं ने किया भी 1540 में बिलग्राम में, परंतु इस युद्ध में फिर से निर्णायक रूप से शेरशाह की जीत हुई। हुमायूं को यहां से भागना पड़ा। शेरशाह से परास्त होकर हुमायूं सिंध चला गया, जहां पर लगभग 15 वर्ष तक उसने निर्वासित घुमक्कड़ के रूप में जीवन जिया। इसके बाद हुमायूं ने हिलदाल के आध्यात्मिक गुरु शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से निकाह कर लिया और यही हमीदा बेगम जो है इसके पुत्र अकबर की मां बनी। बात समझ रहे? इसके बाद ये क्या फारस की तरफ चला गया था, पर्शिया की तरफ। वहां पर शियाओं का बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना जनसंख्या ज्यादा थी। ईरान आज भी शिया मुल्क है। तो वहां के एक सूफी संत की बेटी से इसने निकाह कर लिया और वहीं से इसको सैनिक शक्ति प्राप्त हुई, जिसके दम पर पहले इसने काबुल को जीता और उसके बाद वो इंतजार करने लगा भारत पर हमला करने का। वो भी इसे मिला मौका जब शेरशाह के उत्तराधिकारियों में शेरशाह की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। 1540 में उसने शासन शुरू किया, 1545 में मारा गया और 10 सालों के अंदर अंदर उसके उत्तराधिकारी भी जो थे वो शासन को संभाल नहीं पाए, उनके आपस में ही झगड़े हो गए। इस मौके का हुमायूं ने फायदा उठाया और वापस से दिल्ली को प्राप्त किया। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। 5 सितंबर 1554 को हुमायूं अपनी सेना के साथ कहां पहुंच गया? पेशावर पहुंच गया और फरवरी 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर उसने, जो लुधियाना से पास में था, सतलुज नदी के पास में था मच्छीवाड़ा, वहां पे अफगान सरदार नजीब खां और तातर खां के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा और पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। पंजाब को जीतने के बाद सरहिंद का युद्ध, यह फाइनल युद्ध था सरहिंद का, जिसके अंदर इसने शेरशाह के उत्तराधिकारियों को हराकर दिल्ली पर वापस कब्जा किया। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खां कर रहा था। ये वही बैराम खां है जो आगे चलकर अकबर का संरक्षक बनता है। इस संघर्ष में अफगानों की फिर पराजय हुई और दिल्ली एक बार फिर से हुमायूं के कब्जे में आ गई। उसने वापस से अपने पिता द्वारा मिली हुई दिल्ली सल्तनत पर फिर से मुगलों का झंडा बुलंद किया, परंतु इस राज्य को वो लंबे समय तक संभाल नहीं पाया। हुमायूं को अफीम खाने का बहुत शौक था, ज्यादातर नशे में रहता था ये। तो एक दिन यही नशा इसका काल बना
1556 में दीनपना भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अफीम के नशे में था, ऐसा कहा जाता है। इतिहासकार लेन पुल ने इसके बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। ध्यान रखना, ये लेन पुल का कथन पूछते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं को अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसके 9 रत्नों में से एक था। उसने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया गया है। अफीम खाने का इसे शौक था। हुमायूं का ज्योतिष में बहुत विश्वास था भाई, अंधविश्वासी भी आप कह सकते हैं। इस वजह से वो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को वो पीला, शनिवार को काला और सोमवार को सफेद रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो देखिए, इसकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं को मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा पर्शियन स्टाइल का, फारसी शैली का भारत में पहला मकबरा है या पहली इमारत है। पर्शियन स्टाइल होती है, आप ये देखिए, ये जो गुंबद आपको दिख रहा है ना, ये, और ये गुंबद भी कैसा कलर, एकदम कलरफुल, नीले कलर का गुंबद भी हुआ करता था इसका। अब तो इसको वापस रिस्टोर किया गया है, ठीक है। तो ये भारत में पहला ऐसा इमारत थी जिसे किसी पर्शियन स्टाइल में, फारसी शैली में बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा पहली ऐसी इमारत थी जिसे फारसी स्टाइल में बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की एक सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की है। ध्यान रखिएगा, बाबर एक ऐसा शासक है जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। अदरवाइज बाकी मुगल शासकों की आत्मकथा या तो इतिहासकारों ने लिखी है, पर हुमायूं की आत्मकथा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर से एक बार दिल्ली संकट में पड़ जाती है। दिल्ली पर जब हुमायूं की मृत्यु होती तो अकबर यहां पर नहीं था, हुमायूं का पुत्र, वो यहां से दूर था गुरदासपुर में। हालांकि उसका वहां राज्याभिषेक कर दिया जाता है, परंतु अकबर के दिल्ली पहुंचने से पहले ही शेरशाह सूरी के समय में, या सूरी वंश का एक वफादार हेमू लड़ाइयां जीतता हुआ सीधा पहुंचता है, 21 लड़ाइयां जीतता हुआ सीधा पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। कुछ दिन तक उसका दिल्ली पर कब्जा रहता है। फिर अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराता है और फिर से दिल्ली पर कब्जा करता है। तो ये लेक्चर हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं अकबर और शेरशाह सूरी और इन सब के बारे में। तो अभी यही, किस प्रकार से मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, इसके कुछ फिक्स पॉइंट्स है, आप उनका ध्यान रखिएगा। खास करके जो ये युद्ध हुए ना, खानवा, इनका वर्ष, घाघरा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, इनके वर्ष आपको याद रखने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा वो बाबरनामा तुर्की भाषा में है, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप नोट्स अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सामने जो भी ये स्लाइड्स आती हैं, इनको आप थोड़ा पॉज करके देखिए, इनके नोट्स को लिखिए, और अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लेक्चर को सुनने पे जोर डालिए, कहानी की तरह सुनिए, दिमाग में आप प्रोजेक्शन करिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक